Good morning, dear students. The topic for today's lecture is chemical properties of water. The first chemical property of water is total solids. Total solids refers to the solid impurities which are present in water. They are divided generally into two types, suspended solids and dissolved solids. Suspended solids means the solids which are present in suspension. For example, अगर आप एक वाटर सैंपल में सैंड को मिक्स करेंगे तो वो उसमें डिजॉल्व नहीं होगी और उसी में सस्पेंशन में प्रेजेंट रहेगी, आपको वो दिखेगी, तो उसे हम सस्पेंडेड सॉलिड्स कहते हैं. एंड डिजॉल्व सॉलिड मीन्स विच आर डिजॉल्व इन द लिक्विड. मीन्स सपोज यू डिजॉल्व वाटर विद सॉल्ट, तो सॉल्ट जो है वो पानी में पूरी तरीके से घुल जाता है एंड वो आपको उसके कुछ टाइम बाद दिखता नहीं है, तो दैट इम्प्योरिटी इज कॉल्ड एज डिजॉल्व सॉलिड. नाउ हाउ डू वी मेजर दीज सॉलिड्स? सो जनरली टोटल सॉलिड्स जो होते हैं सैम्पल में, उसे हम कैसे डिटरमाइन करते हैं? वी बॉयल द वाटर सैम्पल एंड उसको कम्प्लीटली बॉयल करने के बाद उसमें जो जितने भी सॉलिड मटेरियल होंगे, वाटर तो आपका बॉयल हो जाएगा और जो सॉलिड्स हैं वो आपके प्रेजेंट रह जाएंगे आफ्टर द बॉइलिंग. तो इस वे से हम टोटल सॉलिड्स को डिटरमाइन करते हैं. एंड सस्पेंडेड सॉलिड्स में, टोटल सॉलिड्स में अगर आपको पूछा जाए कि कितने डिजॉल्व सॉलिड्स हैं कितने सस्पेंडेड सॉलिड्स हैं, सो व्हाट वी डू, वी पास द वाटर सैम्पल थ्रू अ फिल्टर पेपर. तो जब हम उसे फिल्टर पेपर से पास करेंगे तो फिल्टर पेपर में आपकी जो सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़ हैं वो रिटेन हो जाएंगी. एंड देन आफ्टर दैट हम उस फिल्टर पेपर को ड्राई करके वे कर लेंगे, तो उसमें हमारा जितना भी सस्पेंडेड सॉलिड्स है वो हमें मिल जाएगा. एंड देन टोटल सॉलिड से हम सस्पेंडेड सॉलिड्स को माइनस कर लेंगे, तो उससे हमें डिजॉल्व सॉलिड्स पता लग जाएंगे कि वाटर सैंपल में कितने डिजॉल्व सॉलिड्स थे. डिजॉल्व सॉलिड्स को हम एक्सपेरिमेंटली नहीं डिटरमाइन कर सकते, इसको हम इसी तरह डिटरमाइन करते हैं. फर्स्ट वी कैलकुलेट द टोटल सॉलिड्स, देन वी कैलकुलेट द सस्पेंडेड सॉलिड्स इन द वाटर सैंपल एंड देन वी सबट्रैक्ट द बोथ एंड देन वी गेट द अमाउंट ऑफ dissolved solids present in the water sample. So in this way we determine the solid content of a water sample. Now let us know what is the desirable limit and permissible limit of total solids in a water sample. So the desirable limit is 500 milligram per liter and the permissible limit is 2000 milligram per liter. This means in no case the total solid content in a water sample that has to be supplied to the public should be greater than 2000 milligram per liter, right? Now the next property is pH. pH you all must be knowing also. It generally represents the power of hydrogen ion concentration in a water sample and it tells us basically about the acidity और basicity of a water sample. Means pH के थ्रू हमें पता चलता है कि जो हमारा वाटर सैम्पल है क्या वो एसिडिक है या क्या वो बेसिक है. अगर हमारा वाटर का pH 7 से ज़्यादा है तो दैट मीन्स वो पानी आपका बेसिक है, एल्कलाइन है. एंड अगर वाटर का जो pH है वो 7 से कम है, दैट मीन्स द वाटर जो है हमारा एसिडिक है. जनरली pH जो होता है हमारे वाटर सैंपल में जो हम सप्लाई करते हैं पब्लिक को, वो ना तो ज़्यादा 7 से ज़्यादा ऊपर होना चाहिए, दैट मीन्स ज़्यादा एल्कलाइन भी नहीं होना चाहिए, एंड ना ही 7 से ज़्यादा कम होना चाहिए, दैट मीन्स ज़्यादा एसिडिक भी नहीं होना चाहिए. इसके पीछे रीज़न ये है कि आपका अगर हम एसिडिक वाटर सप्लाई करते हैं पब्लिक को तो वो सर्टेन हेल्थ प्रॉब्लम्स हमको कर सकता है, मीन्स उसको कंजप्शन करना डेंजरस होगा. नेक्स्ट अगर हम कुछ ज़्यादा ही अल्कलाइन वाटर सप्लाई करते हैं पब्लिक को, तो जनरली अल्कलाइन वाटर जो होता है वो बिटर इन टेस्ट होता है, तो वो एक बिटर टेस्ट इंड्यूस कर देगा वाटर में एंड देन पब्लिक उसको कंज्यूम नहीं कर पाएगी. दैट इज़ वाई ना हम ज़्यादा अल्कलाइन वाटर सप्लाई करते हैं ना ज़्यादा एसिडिक, राइट? Now how we can calculate the pH of a water sample? So the formula for that is pH equals to minus log 10 of hydrogen ion concentration. Means अगर आपको सैम्पल का हाइड्रोजन आयन कंसनट्रेशन गिवन है एंड दैट टू इन मोल्स पर लीटर, सो डायरेक्टली आप उसका log 10 कैलकुलेट करेंगे एंड देन माइनस log 10 मीन्स and then that would be your pH of the sample. So this is the formula for calculating pH. Remember in this formula you have to put the hydrogen ion concentration in moles per liter only. Now how can we measure the pH in labs? So generally there are two methods for that. The first one is electric method in which we use a potentiometer or pH meter. This directly gives the pH of water sample. We just put the water sample on this potentiometer and it directly gives us the reading of pH of water sample. And the next one is colorimetric method. In this we use certain dyes that tells us about the pH of the water sample. Now what is the permissible limit of water pH in a water sample that has to be supplied to the public? So the permissible limit is 6.5 to 8.5. Now you can see here कि हम जो वाटर सप्लाई कर रहे हैं पब्लिक को उसके pH की जो रेंज है वो 6.5 से 8.5 के बीच में होनी चाहिए. मीन्स ना ज़्यादा आपका अल्कलाइन है और ना ही ज़्यादा एसिडिक है, इस बीच में आपकी रेंज होनी चाहिए pH की. मीन्स 6.5 से कम भी नहीं होना चाहिए, दैट वुड बी टू एसिडिक, एंड 8.5 से ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, दैट वुड बी टू अल्कलाइन, राइट? सो दिस इज़ द परमिसिबल लिमिट. द थर्ड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ वाटर इज अल्कैलिनिटी.
Alkalinity is defined as ability of a water sample to neutralize acids. The major compounds causing alkalinity in water are carbonates, bicarbonates and hydroxyl. मीन्स मेजरली जो आपके आयंस होते हैं जो वाटर में अल्कैलिनिटी करते हैं वो आपके होते हैं कार्बोनेट्स. अगर कार्बोनेट्स की वजह से अल्कैलिनिटी है तो दैट इज कॉल्ड एज कार्बोनेट अल्कैलिनिटी. द नेक्स्ट वन इज बाइकार्बोनेट. इफ द अल्कैलिनिटी इज प्रेजेंट ड्यू टू बाइकार्बोनेट्स देन इट इज डिफाइंड एज बाइकार्बोनेट अल्कैलिनिटी. And the third one is hydroxyl ions. If the alkalinity is due to hydroxyl ion, then it is defined as caustic alkalinity. So these three compounds are the major compounds which cause alkalinity in water. Generally, why do we need to determine this alkalinity in water? Means what is the importance of this? So अगर हम जो वाटर सप्लाई कर रहे हैं पब्लिक को वो बहुत ज़्यादा एल्कलाइन है तो जो भी वाटर पाइप्स हैं जो वाटर को कैरी कर रहे हैं बिफोर इट इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड टू द हाउस. मीन्स जब भी पानी कहाँ से डिस्ट्रीब्यूट होता है आपके घर में सर्टेन पाइप से वो पास होते हुए आता है. सो जो ये अल्कैलिनिटी कंपाउंड्स होते हैं कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट ये क्या करते हैं इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट्स होते हैं. इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट मीन्स इट डज नॉट गेट डिजॉल्व इन वाटर एंड जनरली ये पाइप के जो इनर लेयर है उसमें डिपॉजिट हो जाएंगे क्योंकि ये इनसॉल्युबल है तो वाटर में तो डिजॉल्व हो नहीं सकते. सो ये उसमें आपके एक्यूमुलेट हो जाएंगे. धीरे धीरे करके वो इतना एक्यूमुलेट हो जाएंगे कि पाइप में वाटर के जाने को जो वे है वो कम मिल सकता है. मीन्स पाइप की जो कैपेसिटी है वो कम हो सकती है बिकॉज उसकी इनर लेयर में ये सारे आपके एक्यूमुलेट हो सकते हैं अगर वाटर में बहुत ज़्यादा अल्कैलिनिटी है. That is why we need to check the alkalinity of water also before supplying it to the public because ये जो insoluble precipitates हैं they may get accumulated in the inner linings of the pipe. This process is also called as incrustation of pipelines. मीन्स पाइपलाइंस में इंक्रस्टेशन हो गया इनकी अब जो कैपेसिटी है वाटर को कैरी करने की वो कम हो जाती है तो इस वजह से आगे जाके प्रॉब्लम हो सकती है अगर ये बहुत ज़्यादा अल्कलाइन वाटर है और ये सारे आपके इनर पाइप्स में आपके जमा हो गए. आपने देखा होगा बेसिकली जिसको आप चूना कहते हैं देहरादून के वाटर में भी बहुत सारा चूना है तो ये चूना जो आपने देखा होगा ये इनर आपके जो भी इक्विपमेंट्स है उसमें भी इसकी लेयर डिपॉजिट हो जाती है जैसे कि गीजर्स वगैरह. Right, so in this way highly alkaline water may pose problem to the general public. That is why we need to limit its value and the desirable limit thus for alkalinity in water is 200 milligram per liter and the permissible limit is 600 milligram per liter. Means the water which has to be supplied to the public उसमें alkalinity की आपकी desirable and permissible limit है 200 and 600 milligram per liter respectively. So these three were some of the chemical properties of water. Next chemical properties we will be discussing in the next lecture. Hope the topic is clear to you. Thank you.